हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई सर्कुलर लूप होता है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है अगर उसमें करंट फ्लो कर रही होती है। अगर उसके एक्सियल पोजीशन पर अगर चले जाएं, वहां कोई पॉइंट कंसीडर किया जाता है तो उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो, फाइनाइट लेंथ का हो, सेमी इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके नियर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है। साथ में उनके कुछ पीवाईक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए। आज बचे हुए पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि अगर कोई लॉन्ग सोलेनॉइड होती है इनफाइनाइट लेंथ की माने अगर या फाइनाइट लेंथ की माने सोलेनॉइड, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है, इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आज का डिस्कशन होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है ये बात जानते होंगे, क्लास 10 से भी पढ़ाया जाता है। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर रैप्ड इन मेनी टर्न्स। ये देखो बना हुआ है। व्हेन अ करंट पास थ्रू इट क्रिएट्स अ नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ये अपने अंदर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अप्रोक्सीमेट ऐसा, ठीक है। अगर हम यहां से फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं, बेसिकली क्या जाता है, कार्डबोर्ड के ऊपर यहां पर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के कई सारे टर्न्स लपेट दिए जाते हैं, फिर उसमें करंट फ्लो कराई जाती है, तो ये एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसके फील्ड कैलकुलेट करना, तो फील्ड के लिए ये इनफाइनाइट लेंथ की हम एज्यूम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक एलिमेंट कंसीडर करना होगा ना हमें। तो एक एलिमेंट कंसीडर कर लो। सपोज यहां पर एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे, रिंग एलिमेंट कंसीडर करना होगा। फिर रिंग एलिमेंट, तो यहां पर एक ऐसा रिंग एलिमेंट कंसीडर कर लो। अगर दिख रहा हो तो ये ऐसा है, ये कोई रिंग एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस रिंग की जो यहां पर थिकनेस है, थिकनेस जो है इसकी वो dx है, और इसके अंदर हमें चाहिए फील्ड। इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए। सपोज ये पॉइंट दिया गया है O, और यहां से जो एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ कितनी है, x है। यहां से इसकी लेंथ कितनी है, x है, लिख सकते हैं। अब ये स्मॉल रिंग है, यहां पर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, पूरा लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो स्मॉल n से लिखे जाते थे। स्मॉल n से लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखेंगे तो dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स की अगर वैल्यू लिखें, नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंटल रिंग, एलिमेंट dx कितने लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे यहां से, देखो n है पर यूनिट लेंथ में, dx में चाहिए तो n इंटू में dx लिखे जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। एक वायर में कितनी करंट फ्लो करती है, वो करंट है सपोज I, तो यहां इतने वायर में कितनी करंट फ्लो करेगी, वो हो जाएगी इनटू में I, बनेगा ऐसा। अब ये एक सर्कुलर लूप जैसा है, उसके एक्सियल पॉइंट पर ये पॉइंट आएगा, क्योंकि यहां से जितने भी रिंग बनेंगे उनके एक्सिस तो सेम होंगे ना। तो इस O पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए, O पॉइंट पर फील्ड चाहिए। तो देखो यहां पर फील्ड जो बनेगा लेफ्ट साइड में बनेगा, लेकिन कितना बनेगा वो देखो, यहां से फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, ये होगी B की डायरेक्शन, लेकिन कितना बनेगा, तो छोटा सा फील्ड लिखते हैं। छोटा सा फील्ड क्या लिखेंगे, dB, छोटा सा फील्ड dB इज इक्वल टू क्या लिखा जाता था, म्यू नॉट I क्या लिखा जाएगा, n dx इंटू में I, म्यू नॉट I a स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। इसकी रेडियस सपोज कितनी है, r है, तो म्यू नॉट I a स्क्वायर डिवाइडेड बाई में क्या लिखते थे, याद होगा, r स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर की पावर बन जाती थी 3.5। ये क्या होता था, फील्ड ड्यू टू, मतलब कोई अगर सर्कुलर कॉइल होती थी, सर्कुलर कॉइल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर अगर हम फील्ड लिखते हैं, वो फील्ड की वैल्यू इतनी लिखी जाती थी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसे डेराइव किया था, याद होगा, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को प्रॉपर इंटीग्रेट करना है और यहां से वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेट करो। फिर सबसे पहले देखो यहां पर लिखा गया है dx, यहां पर सिर्फ x ही है जो वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है, इसके लिए क्या करना होगा, x कहां से कहां तक जाएगा, तो इस पॉइंट को देखो,
इस पॉइंट के दोनों साइड ये इनफाइनाइट और इनफाइनाइट है, तो दोनों साइड अगर इनफाइनाइट होगा तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसके ऊपर जो लिमिट लगने वाली है यहां पर लिखते हैं डी बी, यहां 0 से लगा करके b लिखा जाएगा। इधर क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट टर्म में कौन आएगा, यहां म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये रह जाएगा इधर dx लिख दो, यहां पर लिख देंगे dx डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पावर बनेगी 3.5। यहां पर लिमिट लगेगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक लिमिट लगेगी, ठीक है। इसी को सॉल्व कर दें, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, बेसिक मैथ। तो अब इसके लिए यहां पर पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू आर, यहां पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, देखो हाँ लिख सकते हैं, x की वैल्यू r tan थीटा ये हमने पुट किया, तो यहां से dx इज इक्वल टू बन जाएगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट पुट कर लो, f x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब है यहां से जो थीटा निकल के आएगा वो माइनस पाई बाई 2 बनेगा, और f x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 निकल के आएगा, सही है। तो थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो अब ये dB का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, देखो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा है, 0 से लगा करके b है इधर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो dx की जगह लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट पहले डिसाइड करो, माइनस पाई बाई 2 से लगा करके प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा। dx की जगह लिखेंगे r सेक स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पर जब वैल्यू पुट की जाएगी x इज इक्वल टू में r tan थीटा, तो r स्क्वायर चला जाएगा बाहर, तो यहां पर r क्यूब चला गया बाहर, और यहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ आया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, तो यहां से ये हो गया b, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, r को देखो यहां पर एक r, यहां पर r स्क्वायर है, इस r क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर अब हमारे पास बन जाएगा 0 से लगा करके, 0 कह रहे हैं, माइनस पाई बाई 2 से लगा करके प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा, ठीक है, प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा। और यहां पर ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो ये 3/2, एक मिनट, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा तो बनेगा, लेकिन ये सेक क्यूब थीटा बनेगा, सेक क्यूब थीटा बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, 2 से 2 कटेगा, यहां पर बन जाएगा सेक क्यूब थीटा। एक सेक थीटा नीचे रह जाएगा, यहां चला जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से b का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बन जाएगा म्यू नॉट एन आई, यहां पर कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है, यहां पर 2 भी होता है, ध्यान रखना ये 2 भी होता है, यहां पर ये 2 भी लिखा जाता है, याद आया होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था, तो ये 2 रहेगा यहां पर, इस 2 को बाहर निकाल लो थोड़े टाइम के लिए, यहां पर 2 है, तो ये 2 बाहर चला गया, यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो माइनस पाई बाई 2 से लगा करके प्लस पाई बाई 2 लगेगी। इसको सॉल्व कर दो, देखो क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, साइन 91 माइनस साइन माइनस 90, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां से b निकल के आया, वो निकल के आया म्यू नॉट एन आई। यही तो होता है, अगर पहले से पढ़ रखा तो याद होगा, सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर जो फील्ड लिखा जाता है वो म्यू नॉट एन आई लिखा जाता है। ये तो तब का केस हो गया जब ये फाइनाइट लेंथ की ना होकर के इनफाइनाइट लेंथ की होती, तब के लिए वैलिड है, लेकिन हर बार जरूरी तो है नहीं कि इनफाइनाइट ही होगा। वैसे फार्मूला जो निकल के आया याद रखना है, म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट है पर यूनिट टर्न, और साथ में म्यू नॉट क्या है जानते हैं, क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं, यहां पर ध्यान रखना ये 2 रहेगा। तो इस तरह से हम एक स्मॉल रिंग लेंगे, रिंग को हम अंडर लिमिट, कोई भी लिमिट चाहे हम एक्स में डिफरेंशिएट करें चाहे एंगल में बेसिकली इजी रहता है तो एंगल में डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर इसकी जगह पर फाइनाइट ना हो करके इनफाइनाइट का तो हो गया, अब यहां पर लिखते हैं फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड ऑफ फाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड होगी तो उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख सकते हैं, ये है अगली हेडिंग हमारी। देखो कितना लिखा जा सकता है। सपोज करते हैं कि यहां से बनाते हैं ऐसा कुछ, इसी को बना लो। इस बार ये है हमारे पास सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के ये दोनों एंड्स दिए गए हैं हमें। इस बार ये इनफाइनाइट लेंथ की नहीं है, ध्यान रखना। इस बार ये दोनों एंड्स दिए गए हैं। अब करना क्या है हमें, देखो यहां पर इसकी एक्सिस तो होगी ना, एक्सिस तो होगी, बना दो। एक्सिस क्या होगी, ये वाली होगी इसकी एक्सिस। इस पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लो जहां पर फील्ड निकालना है। सपोज हमने कहा ये पॉइंट है, इसका नाम है पी, इस पर फील्ड चाहिए हमें, तो इसके दोनों एंड्स पहले मिला दो। ये एंड मिला दो इसका, ये एंड मिला देंगे, ऐसा मिलाओ। ये मिला दिया, ठीक है। एक दूसरा एंड इधर से मिला दो, ये दूसरा एंड मिला दिया गया। अब क्या करना है, एक रिंग कंसीडर करो। एक रिंग कंसीडर करते हैं यहां पर, एक रिंग कंसीडर करते हैं यहां कहीं पर। ये एक छोटी सी एलिमेंटल रिंग है। इसकी विड्थ वही अगले जैसे dx लिखा गया था, dx दी गई है, ये dx है, ठीक है। यहां से डिस्टेंस कितनी है इसकी, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस x दे रखी है, ये ऐसा दिया गया है। यहां पर जो ये एंगल बन रहा है ये क्या है, φ1 है, ठीक है। और यहां पर जो ये एंगल बन रहा है कम दूसरा वाला एंगल, ये एंगल कितना दिया गया, φ2 है। ठीक से समझते जाना। अब क्या है, यहां पर जो एक एंगल बन रहा है, देखो यहां पर जो एंगल बना रही है रिंग, ये जो रिंग एंगल बना रही है एंगल, सपोज ये एंगल दिया गया है थीटा, ठीक, थीटा एंगल दिया गया है। तो अगर एंगल ये थीटा होगा तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर फील्ड लिख सकते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, ndx होंगे, और उसमें करंट कितनी होगी, इनटू में आई। बोलो क्या बनेगा, तो dB रिंग की वजह से क्या लिखा जाता है, म्यू नॉट आई, तो आई लिखेंगे ndx इनटू में आई, a स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर होता है, तो रेडियस कितनी है, तो रेडियस इसकी है सपोज r, तो r स्क्वायर कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाय में यहां ट्वाइस लगा लो, अगली बार नहीं लगाया था। यहां पर लिखेंगे r स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर, पावर बनेगी 3.5। होगा ऐसा, बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, यहां से ये dB हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ni r स्क्वायर, इधर कर दो बाहर, यहां पर बन जाएगा dx। अब dx को क्या लिखा जा सकता है, dx थिकनेस ही तो होगी इसकी, और थिकनेस को लिख क्या सकते हैं बताओ। तो थिकनेस को लिखने के लिए यहां से देखो tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा में सबसे पहले हमें cot थीटा बताओ क्या होगा। cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो कितना होगा r। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल टू निकल के आएगा r cot थीटा। तो यहां से dx की वैल्यू क्या निकालेंगे, r इज इक्वल, r बनेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा याद होगा तो, और यहां पर बन जाएगा d थीटा। ठीक है, ये dx निकल आया। यहां पर पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी यहां से dx मिल जाएगा r, माइनस साइन यहां लगा लो, इसे दोबारा लिख लेते हैं माइनस साइन लगा के, म्यू नॉट ni r स्क्वायर इंटू में dx बन गया है r कॉसेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पर वैल्यू पुट कर दो x की, तो ट्वाइस तो यहां लिखा ही गया है, यहां पर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x की वैल्यू, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पर बन जाएगा 3/2। ठीक है, अब एक बात देखो, यहां से
आर बाहर निकल के आएगा, सही है। यहां पर देखो आर स्क्वायर आर, ये बन जाएगा आर क्यूब, और आर स्क्वायर जब बाहर निकलेगा आर क्यूब बनेगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो लेकिन कॉसेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कॉसेक क्यूब कर देगा, यहां पर कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कटेगा, कॉस जो बनेगा पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहां पर मिलेगा माइनस म्यू नॉट एन आई, आर तो कैंसिल हो ही गया, ठीक है। यहां पर मिल जाएगा 2, यहां है, इसको 2 लिख देते हैं, और इनटू में क्या लिखेंगे, साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट लगा देते हैं, अभी एलिमेंट्री लिखा गया है, ये फील्ड एलिमेंट्री फील्ड है ये, लेकिन अभी कंप्लीट फील्ड चाहिए, तो इसी को इंटीग्रेट कर दो और निकाल लो वैल्यू। क्या बनेगा, b इज इक्वल टू, देखो यहां पर b इज इक्वल टू, ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इनको बाहर ही रखो, म्यू नॉट एन आई बाई 2। यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी, इंटीग्रेशन की लिमिट ध्यान से देखो, φ1 से लगा करके φ2 तक लगाएंगे, तो यहां से φ1 से लगा करके ये φ2 तक लगाएंगे। यहां पर बन जाएगा साइन, यहां पर माइनस साइन है, इस बात का ध्यान रखना, साइन थीटा डी थीटा, साइन का होता है माइनस कॉस, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2। यहां पर बन जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पर जो माइनस कॉस बनेगा उस माइनस से वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा ये होगा। तो 2 फार्मूले निकल के आए हैं कि अगर फाइनाइट होती है सोलेनॉइड तो उस केस में ये फार्मूला काम करता है, और अगर फाइनाइट नहीं होती, इनफाइनाइट होती, तो उसके लिए म्यू नॉट एन आई काम करता है, म्यू नॉट एन आई। ये हमारे पास फार्मूले निकल के आए। तो अगर फाइनाइट लेंथ की है तब ये फार्मूला यूज करना, अगर फाइनाइट लेंथ की नहीं है तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो निकल के आया म्यू नॉट एन आई। ये कांस्टेंट रहता है, तो कोई अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड होती है तो उस केस में उसके अंदर जो फील्ड बनता है वो नियरली यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि देखो डिपेंड नहीं करने वाला। यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी समझ लो। क्वेश्चन पूछा जाता है फील्ड एट एक्सियल पॉइंट नियर वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। किसी एक एंड पर बात करें कि कितना बनेगा, तो वो बताओ। किसी एक एंड पर निकालने का मतलब है, ऐसा समझो, इस पॉइंट को खिसका के चाहे उधर ले जाओ चाहे इधर ले आओ, तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इधर 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 लेके चले आओ, इधर लेके चले आओ, तो क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी वो घटती चली जाएगी, और यहां पर जो वैल्यू होगी φ2 की वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, φ1 तो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, और φ2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 की तरफ अप्रोच करेगी। और अगर ऐसा यहां पर रखेंगे तो देखो b क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर एंड पॉइंट की बात की जाए, एक्सीएल पर ही पॉइंट रहेगा, वो इसके एक्सेस पर ही रहेगा, लेकिन एंड पर जब बात करेंगे तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 रहेगा। और अगर फाइनाइट का होगा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर इनफाइनाइट होगा तो उस केस में म्यू नॉट एन आई होगा। इनफाइनाइट और फाइनाइट का मतलब यहां से क्या है, अगर बात करें कि उसकी जो रेडियस है लेंथ के कंपैरिजन में अगर कंपेरेबल रहती है तो उस केस में कहते हैं वो फाइनाइट लेंथ है, और अगर उसका जो डायमीटर दिया गया होता है, रेडियस जो दी गई होती है वो बहुत कम रहती है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में, तो उस केस में हम कहते हैं वो लॉन्ग सोलेनॉइड होता है, और लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए फार्मूला यूज किया करेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आए होंगे फार्मूले कैसे डेराइव हुए। तो हमारा डेरिवेशन आज का यही था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कितना बनेगा, अगर वो फाइनाइट का ना हो, इनफाइनाइट का हो, या फिर फाइनाइट का होता तो भी कैसा बनता है, दोनों केस हमें आने चाहिए। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चन यहां पर हमें सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग सरफेस डेंसिटी सिग्मा यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस पर यूनिफॉर्मली सिग्मा डिफाइन किया गया, इसका मतलब होलो स्फीयर होगा। अगर हमें एलिमेंट लेना होगा तो वो रिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ डायमेट्रिकल axis passing through its center, find magnetic field due to the rotating charge at the center of the sphere। बनाओ, अगर यहां पर हम एक ये स्फीयर कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल
सेल है ये, इसके लिए यहां पर सेंटर होगा इसका, और एक ये रेफरेंस लाइन पहले बना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होती है इससे। ये हो गई इसकी रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, एक स्ट्रिप बना देते हैं। ये स्ट्रिप बना दिया, या ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे बना दो, ये स्ट्रिप बना दिया। एक रिंग है, तो यहां पर ये थीटा एंगल था, देखो ये थीटा एंगल पर हम लोगों ने डी थीटा विड्थ की एक स्ट्रिप बना दी है। ये एंगल कितना है, डी थीटा है, मतलब थीटा एंगल पर डी थीटा, तो डी थीटा होगा तो ये कितना लिखा जाएगा, इसकी थिकनेस, रेडियस तो आर होती है तो इसे क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा लिख सकते हैं। जब लिखना होगा लिख लेंगे। कुछ पॉइंट समझो, यहां रेडियस तो आर है, तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा यहां पर, इधर देखो, ये यहां से यहां तक की जो रेडियस बनेगी वो क्या होगी, तो ये रेडियस लिखी जाएगी थीटा, ये आर, तो ये आर साइन थीटा होगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर कॉस थीटा होगी। तो एक रिंग एलिमेंट मानो, इसे सॉल्व कर दो, एक्सप्रेशन लिख देते हैं, सॉल्व खुद कर लेना, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसे सॉल्व किया था कि अगर सेल होता है, सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, उस केस में फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता, प्रॉपर लिमिट लगा के सॉल्व करना सीखा था। यहां पर दोबारा देखो, सबसे पहले क्या करो, ये जो रिंग हम लोगों ने कंसीडर की, ये वाली रिंग, ये जो रिंग कंसीडर की हम लोगों ने, इस रिंग की वजह से सेंटर पर फील्ड लिखवाओ, कितना बनेगा। तो पहले लिखते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर मतलब आर साइन थीटा, रेडियस का स्क्वायर होता है और डिवाइडेड बाय में लिखा जाता है ट्वाइस रेडियस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर बनेगी 3.5। समझ आया। यहां पर आई नहीं लिखा हमने, आई क्या बनेगा, तो याद होगा इसके लिए ओमेगा डिफाइन किया गया, यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन की गई है। तो एक काम करो, यहां से डी क्यू निकाल लो, डी क्यू इज इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा डी ए क्या बनेगा, 2 पाई आर, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर इंटू डी आर को क्या लिखेंगे, आर डी थीटा लिखा जाएगा। रिंग का एरिया लिखना तो आता होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर लिखते हैं, तो 2 पाई आर मतलब इसकी रेडियस कितनी, साइन थीटा, और इसकी थिकनेस कितनी आएगी, आर डी थीटा लिख दिया गया। ये हमारे पास डी क्यू निकल के आया। तो याद होगा करंट लिखते थे हम लोग क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई, और यहां पर क्यू क्या होगा, डी क्यू होगा, और करंट क्या होगी, डी आई होगी। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो इसे लिख सकते हैं डी क्यू इंटू में ओमेगा, डी क्यू की वैल्यू, हाँ डी क्यू अपॉन ओमेगा, तो वैल्यू पुट कर दो सीधे ना, डी क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई। थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख दो। अब ये वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देते हैं, तो डीबी क्या बन जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां पर ये डी क्यू क्या है बोलो वहां से देख के, तो ये बन जाएगा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा 2 पाई, ये बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये बन गया, और सामने क्या लिखा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और उसके बाद में डिवाइडेड बाई लगाओ, यहां पर ये डी क्यू लिखा गया था, डी क्यू, और डी क्यू डिवाइडेड बाई में 2 पाई भी तो होता है, यहां 2 पाई भी लगा दो, होल डिवाइडेड बाई, यहां पर 2 है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, ये आर क्यूब बन जाएगा, तो आर क्यूब लिखवा दो। एक बार देखो, ये आर क्यूब फिर से कैंसिल हो जाएगा, इस बार आर क्यूब कैंसिल होगा, यहां से देखो ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल करवा दो, यहां आर बचेगा, ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो डीबी का एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट 2 पाई से 2 पाई को काट दो, म्यू नॉट सिग्मा साइन बन जाएगा, तो ये इसे लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये आएगा, छोटा सा एक्सप्रेशन है। अब इसी को सॉल्व कर देना है, कहां से कहां, थीटा यहां पर 0, थीटा यहां पर पाई, तो 0 से पाई लगा करके लिमिट से सॉल्व कर दो, देखो क्या निकल के आएगा। नए पेज पर सॉल्व करते हैं। डीबी बन के आया है म्यू नॉट सिग्मा, एक मिनट देख लो, डी क्यू की वैल्यू, एक मिनट ओमेगा छूट गया यहां पर,
यहां कहीं पर लगा लेते हैं, सपोज यहां कहीं पर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर ओमेगा भी है कहीं पर, ऐसा ओमेगा है, क्योंकि यहां पर डी क्यू तो रख दिया गया था, ओमेगा छूट गया था तो ओमेगा बन गया। तो ये बना है सिग्मा म्यू नॉट ओमेगा, म्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा, फिर म्यू नॉट सिग्मा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2, डिवाइडेड बाई में 2 बन जाएगा। यहां पर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा, 0 से लगा करके पाई बनेगा, और ये बन जाएगा हमारे पास b। सॉल्व कर दो इसे तो याद होगा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू लिखते थे 3 साइन थीटा माइनस 4, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा लिखते हैं। तो यहां से अगर हम साइन क्यूब थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो क्या बताएंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी 3/4 साइन थीटा, इधर देखो पहले ये लिख देंगे 1/4 साइन 3 थीटा माइनस 3/4, ये बन जाएगा साइन थीटा, यही तो होगा। रिप्लेस कर दो ये वैल्यू, सॉल्व कर दो इसे, तो b इज इक्वल टू मिलेगा यहां से म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2, इधर क्या लिख सकते हैं इसे, तो ये 1/4 का 1/4 ठीक है, यहां पर 3 थीटा है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा हो जाएगा, उल्टा है ये जो वैल्यू लिखी गई है इसमें ये उल्टा लिखा गया है, एक बार इसे ठीक करो, ये इधर आएगा तो 3/4 साइन थीटा और माइनस ये बन जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा बनेगा। अब सही है, तो यहां से वैल्यू लिखना शुरू करो, क्या लिखेंगे 3/4, इसको ब्रैकेट में कर दो, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, वो भी माइनस साइन के साथ, और माइनस 1/4 यहां पर बन जाएगा 3 बाहर चला आएगा, कॉस 3 थीटा बन जाएगा, माइनस बनेगा तो ये प्लस करवा दो, ऐसा बन जाएगा। इस पर लिमिट कहां से कहां है, 0 से लगा करके पाई तक की लिमिट लगेगी। सॉल्व कर दो इसे, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा। ठीक है, और कुछ रह तो नहीं गया था, एक बार चेक कर लो, यहां पर क्या रह गया था, एक r भी बचा रह गया था, वो भी लिखवाओ, छूटना नहीं चाहिए कुछ, नहीं तो बाद में आंसर सही नहीं आएगा। ये r रह गया था, यहां पर ये r लिखवा दो, तो ये r है, अपर लिमिट रखो पहले, तो ये बनेगा 3/4, और cos पाई रखेंगे तो -1 तो +1 बन जाएगा, ये सही है, प्लस दूसरी वैल्यू रखो, तो दूसरी वैल्यू रखेंगे यहां पर cos पाई तो -1 बनेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं -1/12 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बना, फिर माइनस लगाओ, 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो बन जाएगा -3/4, और जब इधर रखी जाएगी वैल्यू तो बन जाएगा +1/12 बनेगा। ये सही है, एक बार इसे चेक करो तो क्या बनेगा, यहां से b इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r डिवाइडेड बाई में 2, इधर बन जाएगा ये 3/4 -1/12 माइनस 3/4, और ये बन जाएगा -1/12, ये -1/12 बन गया, तो ये एलसीएम निकल के आ गया 12। सॉल्व कर दो इसे, ये वैल्यू मिलेगी 9 -1 + 9 माइनस यहां पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 9 18 माइनस 2 बन जाएगा 12 बन जाएगा, और यहां पर क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r/2, ये हो जाएगी b की वैल्यू। सॉल्व कर दो इसे, तो यहां पर बन जाएगा 16, ये 4/3 बनेगा, और यहां पर वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r डिवाइडेड बाई में 2, 2 से 2 को कैंसिल करवा दो, क्या रिजल्ट मिलेगा इसका, ये मिल जाएगा, देखो यहां से 2/3 निकल के आया ना, तो ये 2/3 निकल के आया है, इसे बढ़ा के आगे लिख दो 2/3 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r, और ये निकल के आएगा b। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
इजी है, लेंदी है, समझना आना अगर समझ में आ जाती चीजें तो इंटीग्रेट करना रह जाता है। तो जब भी कभी किसी स्फेयर पर हमें एलिमेंट कंसीडर करना हो, अगर वो हॉलो होता है तो उस केस में हम रिंग कंसीडर करते हैं, रिंग एलिमेंट लिया जाता है, और अगर वो सॉलिड होता तो उस केस में हमें डिस्क कंसीडर करनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस बात का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक छोटी सी रिंग लेना है, रिंग की वजह से फील्ड लिखना जानते हैं, उसके बाद इसे प्रॉपर इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब चाहते तो यही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसको सॉल्व करना है प्रॉपर वे में, तो यहां से मैथ स्टार्ट हो गई, पूरा सॉल्व कर दो, आंसर निकाल लो। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, स्टेट करंट कंडक्टर ऑफ लेंथ आर नॉट। ठीक है, आर नॉट, लेंथ आर नॉट, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आर नॉट दे रखी है, क्योंकि देखो ये 2 आर नॉट तो आर आएगा। Carrying current I is placed perpendicular to a long straight conductor which carries current I naught as shown in figure. Find the force of interaction between them. इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताओ। अब एक बात देखो, क्या डायरेक्ट हम यहाँ फार्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, इधर जो पॉइंट कंसीडर करेंगे कोई छोटा सा एलिमेंट dl, तो उस पर ये फील्ड ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, उससे दूर चले जाएंगे, फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, फोर्स भी कम होता चला जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लो। क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे। यहां पर ये dx एलिमेंट, यहां से डिस्टेंस कितनी है, वो x है। बताओ कितना बनेगा, df इज इक्वल टू में I कितना है, I है, b कितना है, तो b बनेगा म्यू नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय में 2 पाई x बन जाएगा। IBL, L मतलब यहां पर बन जाएगा dx, साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लिखना चाहो तो लिख लो। b कहां बनेगा, अंदर की तरफ, dl बनेगा राइट साइड में, दोनों के बीच का एंगल कहां होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो f इज इक्वल टू, देखो क्या निकल के आएगा, कॉमन ले लो, म्यू नॉट I इंटू में I नॉट डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 2 पाई, यहां पर बन जाएगा ln x, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 2r नॉट से लगा करके 2r नॉट लगेगी। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा म्यू नॉट I नॉट बन जाएगा डिवाइडेड बाय में 2 पाई बनेगा, यहां पर बन जाएगा देखो ln2 बनेगा, ये ln2 यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब भी कभी हमें एलिमेंट कंसीडर करना हो और वहां पर फील्ड वेरिएबल होता, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो और उसे पूरा इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ये फोर्स हो जाएगा। एलिमेंटल फोर्स लिखना तो आता है, IBL साइन थीटा, b किसका होगा, इसने जो वहां बनाया होगा x डिस्टेंस पर, वो लिख दो, सॉल्व कर दो इसे। आगे यहां पर है, 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स आर सस्पेंडेड बाय 2 लाइट वर्टिकल थ्रेड्स। इस क्वेश्चन को पूरा समझो। मान लेते हैं कि 2 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, कैसे, एक कंडक्टर इस तरह का, दूसरा कंडक्टर भी इस तरह का, मतलब ऐसे 2 कंडक्टर्स हैं, ठीक है। इनके यहां पर एक थ्रेड लगा दो, एक यहां थ्रेड लगा दो, और इनको किसी पॉइंट से बांध दो, और उसके बाद इनमें करंट फ्लो कराना शुरू करो। तो जब करंट फ्लो करेगी उस केस में अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ हो रहा होगा, वही ये बात कर रहे हैं कि 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंडक्टर आर सस्पेंडेड बाय 2 लाइट वर्टिकल थ्रेड्स ईच 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ईच कंडक्टर हैज मास पर यूनिट लेंथ देखो दे रखा है, एंड व्हेन देयर इज नो करंट दे आर 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका क्या मतलब है, पहले समझो। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास ये सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब समझते हैं, ये ऐसा है, कह रहे हैं जब इनमें कोई करंट नहीं होगी तो ना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, ना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो ये मान लेते हैं यहां कहीं पर है और दूसरा एक यहां कहीं पर है। इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया गया है, इस समय 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। अब क्या है, यहां पर ये पॉइंट जो दिए गए हैं, इनसे इन्हें बांधा गया है, यस है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ दिया गया, व्हेन देयर इज नो करंट दे आर इतने, इक्वल करंट इन द वायर रिजल्ट्स इन सेपरेटेड, ठीक है, कह रहे हैं इक्वल करंट इन द 2 वायर्स रिजल्ट इन अ सेपरेशन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या कहते हैं, इनमें करंट फ्लो कर रही है और एक दूसरे से रिपेल कर गए, एक दूसरे से रिपेल कर गए, तो अब इनके बीच का सेपरेशन हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ये देखो 1.5 सेंटीमीटर अब इनके बीच का सेपरेशन हो गया। फाइंड द वैल्यूज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट।
पूरा ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी। अगर इनके बीच में रिपल्सन हुआ तो रिपल्सन के लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए। एक आंसर तो मिल गया, लेकिन ये बताना है वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं इसमें करंट अंदर जा रही तो इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही होगी। वायर्स हैं बेसिकली, ये वायर अंदर की तरफ करंट ले जा रहा है, ये वायर बाहर की तरफ करंट ला रहा है, ध्यान रखना, ठीक। अब यहां पर ये एंगल है, इसे थीटा कंसीडर कर लेते हैं, और इनकी जो लेंथ दे रखी है 75 है, तो ये 75 सेंटीमीटर है, ये 75 तो ये भी तो 75 होगा। ऐसा तो है नहीं बढ़ गई होगी स्प्रिंग। आई बताना है, तो आई बताने के लिए क्या करेंगे, यहां पर बैलेंस कौन से करवा रहे होंगे, इक्विलिब्रियम के केस में बात कर रहे हैं ये, तो यहां पर देखो इस पर लगेगा लैम्डा इंटू जी पर यूनिट वाला, और इस पर भी पर यूनिट वाला फोर्स लगेगा। इन्हीं को बैलेंस करवाना है, बैलेंस करवा दो। यहां पर जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, देखो ऑफ कोर्स थीटा बनने वाला है। इधर 90 बनेगा। इधर की बात करते हैं, इधर ये 90 बन जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, और इसमें लामीज थ्योरम लगा करके इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता दो क्या निकल के आएगी। तो अगर इक्विलिब्रियम लगाएंगे लामीज थ्योरम तो क्या लिख सकते हैं, एफ क्या लिखा जाएगा, या ऐसे लिख दो एफ डिवाइडेड बाई में सामने वाला एंगल क्या बनेगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। देखो ये 90 माइनस थीटा नीचे 90 बन जाएगा, और यहां पर ठीक है इज इक्वल टू टेंशन भी तो लगेगा, उस टेंशन को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। अब यहां पर अगर हम लैम्डा जी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, तो डिवाइडेड बाई में इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, सॉल्व कर दो। तो यहां बन जाएगा एफ डिवाइडेड बाई में साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा जी डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ये क्या है, कॉस थीटा लिखा जाएगा। और यहां से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एफ की, निकाल लो। लैम्डा जी इंटू में tan थीटा लिखा जाएगा। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा। ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से लिखना चाहो तो लिख दो एफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो उस केस में क्या लिखेंगे, tan थीटा अप्रोक्सीमेट बराबर करवा देंगे हम उसे sin थीटा के। और sin थीटा की वैल्यू बोलना चाहो बोलो, तो ये लिखी जाएगी परपेंडिकुलर, वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये बन जाएगा -2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो बन जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻²। तो ये निकल के क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई में 75 इंटू में 10 बनेगा। सही है ना, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो यहां पर 150 बन जाएगा। ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/150 आएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर पुट करें, लेकिन लैम्डा की वैल्यू देखो दे रखी है 40 ग्राम पर मीटर। सॉल्व कर दो, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू लैम्डा जी इंटू में साइन थीटा लिख देंगे हम इसे। और लैम्डा की वैल्यू 40 ग्राम है तो किलोग्राम में बदल लेते हैं। जी की वैल्यू 10 ले लूं, और साइन थीटा कितना लिख सकते हैं, तो 1/150 लिख सकते हैं। ये है F। तो पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगता है याद होगा, इधर लिख लो, F/L लिखते थे हम लोग, इज इक्वल टू में μ0, यहां पर 2π I1 I2 डिवाइडेड बाई में क्या लिखते थे, R लिखा जाता था। ठीक है, तो यहां से लिखो μ0/2π। तो अगर इसे हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू में I1 I2 दोनों में करंट की वैल्यू सेम रख लेते हैं, तो I² हो जाएगा डिवाइडेड बाई में इनके बीच का सेपरेशन, तो सेपरेशन इस समय है 1.5, तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर बनेगा। इसी को सॉल्व कर देना, आई की वैल्यू निकाल लेना, जो भी निकल के आएगी वो आंसर हो जाएगा एम्पियर में। इजी है। तो जब भी कभी वायर्स होंगे और उनको किसी थ्रेड से बांधा जाएगा, तो उस केस में जब उनको हॉरिजॉन्टल हम रखते हैं तो हमारा कंसर्न ये रहता है जो मास होता है वो पर यूनिट लेंथ लेंगे, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, दोनों को बैलेंस करवा के वैल्यू लिखी जा सकती है। ध्यान रखना लामीज थ्योरम यहां पर लगेगी, तो यहां से वैल्यू निकाल लेना, 40 एम्पियर निकल के आ जाएगी, 40 एम्पियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो सॉल्व किया है रिंग एलिमेंट मान करके कि यहां पर एक डिस्क है, इस डिस्क को चार्ज दिया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिफाइन की गई, इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। एक्सप्रेशन बना देते हैं, इंटीग्रेट खुद कर लेना। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट P ऑफ द स्पिनिंग प्लेट। करो,
क्या लिख सकते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लो, ये छोटा सा एलिमेंट लेना है, यहां से r डिस्टेंस और इसकी थिकनेस dr लिखी जाएगी। तो बोलो क्या लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। करंट कितनी चाहिए, तो करंट के लिए पहले हमारे पास dq होनी चाहिए ना, तो सिग्मा इंटू dA लिख सकते हैं। सिग्मा तो ठीक है, dA लिखा जाएगा 2 पाई r, इंटू में क्या लिख सकते हैं dr, और हम जानते हैं करंट की वैल्यू क्या लिखी जाती है, क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय में 2 पाई। क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू की वैल्यू है सिग्मा इंटू में 2 पाई r, इंटू में dr, इंटू में ओमेगा डिवाइडेड बाय में 2 पाई बनेगा। 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल करवा दो, ये वैल्यू निकल के आएगी सिग्मा इंटू में r इंटू में ओमेगा, ठीक है, या ऐसे लिखो सिग्मा इंटू में ओमेगा, यहां पर लिख सकते हैं r dr, बस सिर्फ इतना ही रहेगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल ही हो चुका। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई सिग्मा ओमेगा इंटू में r dr, तो ये हो गई करंट। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा x स्क्वायर 2 लगा लो प्लस r स्क्वायर की पावर बनेगी 3.5। इसी को खुद सॉल्व कर लेना, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट जानते कहां से कहां तक लगेगी, लिखना चाहो तो लिख लो, जो b निकल के आएगा वो होगा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाय में 2, इंटीग्रेशन कहां से कहां लगेगा, तो 0 से लगा करके r तक लगेगा, यहां पर लिखा जाएगा r क्यूब dr डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर बनेगी 3.5। इसी को सॉल्व कर लेना, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहां से मैच करवा लेना, ठीक है। अभी एक बार सॉल्व किया, इससे पहले भी सॉल्व किया, कई बार सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अप्रोच हमारा क्या रहेगा ध्यान रखना। इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब बताया था कि अगर कोई रिंग है या कोई डिस्क है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करती, उस केस में करंट की वैल्यू क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय में 2 पाई लिखी जाती है, ध्यान रखना इस बात का। अगला यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये मेन के क्वेश्चन है, क्योंकि मेन के क्वेश्चन कल कुछ कम किए थे, उनको आगे करते हैं कंटिन्यू। ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स एंड रेडियस r, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, रेडियस r दे रखी है और करंट I है। इट इज हेल्ड इन xz प्लेन, बना लो, ये ऐसा है, ये x है, ये y है और ये z है, xz प्लेन में रखी गई है, ये रख दो, ये देखो xz प्लेन में है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, सर्कुलर है तो भी रख दो, ये ऐसे दिख रही होगी, सर्कुलर है, ये कंप्लीट सर्कुलर है। इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, रेडियस इसकी स्मॉल r है, करंट इसमें कितनी I है। इट इज हेल्ड इन xz प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस तरह से इसे रखा गया, फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है। द टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज, बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन है, इस तरह से रखा गया इस लूप को, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, वो तो डिसाइड करेगी करंट। और मैग्नेटिक फील्ड कहां, राइट साइड में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90। तो टॉर्क की वैल्यू क्या लिखते थे, टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क चाहिए, वो लिखा जाता था NIAB, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई r स्क्वायर, तो NIAB साइन 90। यहां से देखो जो भी ऑप्शन मैच कर रहा होगा, तो म्यू नॉट पाई, यहां पर देखो b लिखा गया है, पाई r स्क्वायर IN लिखा गया, खत्म हो गया एक ही बार में। ओरिएंटेशन ध्यान रखो, कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, फिगर ना बनाना पड़े तो भी उसका आंसर सही लिख पाओगे। इसके आगे यहां से मेन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए थे, कुछ रह गए थे, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा है रेजेड स्क्वायर लूप, जो कुछ भी यहां लिखा वो बना है, ये एक स्क्वायर लूप है, यहां पर करंट फ्लो कर रही है, ए डिस्टेंस पर, इसकी भी साइड ए दे रखी है, तो इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, उसके बोल रहे हैं द नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू द वायर विल बी। तो बताओ किधर की तरफ फोर्स लगेगा, सब पर एक एक करके चेक करो। मान लेते हैं ये ए दिया गया, ये बी दिया गया, ये सी दिया गया और ये डी दिया गया है। सबसे पहले ए बी पर फोर्स बताओ। ए बी पर फोर्स बताएंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाता है आई, यहां पर लिखते हैं डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
याद होगा। अगर ऐसे नहीं निकालना तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। इसकी वजह से जो बी बनेगा यहां पर वो किधर बनेगा, याद होगा। इसकी वजह से जो बी बनेगा इनटू द प्लेन बनाएगा यहां पर, ये वायर इस लूप के लिए इनटू द प्लेन बनेगा। ये बना दो ताकि चीजें दिखाई दें, समझ आए। ऐसा बन गया, ठीक है, इनटू द प्लेन है। तो अगर ये इनटू द प्लेन बनेगा तो हम अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या होगा, बी अंदर की तरफ, डीएल इधर की तरफ। ऐसे देखो, ऐसा बनेगा। यहां पर बी अंदर की तरफ, डीएल इधर की तरफ आएगा। किस पर लगा रहे हैं, बीसी पर। चलो लगा रहे हैं तो बीसी पर देखो, इस पर फोर्स नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इस पर जो फोर्स बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, डाउनवर्ड फोर्स आएगा, ठीक है। ये फोर्स हो गया एफ, ये बी और सी वाली साइड पर हो गया। इस पर फोर्स देखो तो क्या बनेगा, डीएल क्रॉस आर इधर बनेगा, डीएल क्रॉस बी इधर बन जाएगा। ये फोर्स है एफ ए बी। इस पर फोर्स किधर बनेगा, डीएल क्रॉस ऊपर की साइड बनेगा। इस पर जो फोर्स निकल के आएगा ऊपर की साइड बनेगा एफ ए डी। इस पर फोर्स किधर बनेगा, डीएल क्रॉस बी इधर बन जाएगा, ये इधर एफ सी डी बनेगा। समझ आ गए, सारे फोर्स लिख लिए। अब एक बात देखो, यहां पर बीसी और एडी पर जो फोर्स लगेंगे वो तो इक्वल और अपोजिट है, क्योंकि लेंथ तो बराबर है। लेंथ बराबर है और इक्वल और अपोजिट फोर्स होंगे, वो तो कैंसिल हो गए। इसका मतलब यहां पर एफ बी सी वेक्टर प्लस एफ ए डी वेक्टर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो तो जीरो हो गई। अब बचा क्या रह गया, बचा रह गया हमारे पास ये वाला केस कि जो ये फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, कितना लगाएगा, तो फोर्स लिखेंगे आई, ठीक है। आई की जगह क्या लिखना, I2। तो आई बी, बी कितना बनेगा यहां से, तो ये बनाएगा वहां पर म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ए बनेगा, ठीक है। आई बी एल, एल कितना है, इसकी लेंथ कितनी, ए दे रखी है, ठीक है। ये किस पर फोर्स हो जाएगा, एफ ए बी हो जाएगा। किधर लग रहा वो दिख रहा होगा फिगर में, एफ सी डी, ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा I2, ठीक है। I2 यहां पर बन जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय में 2 पाई। ये डिस्टेंस कितनी, ये ए यहां, तो ये 2a बन जाएगा। इस बार इनटू में क्या लिख सकते हैं, यहां पर a लिखा जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर दो और बता दो क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो रिपल्सिव अट्रैक्टिव तो डिसाइड हम यहां से करेंगे। इस पर फोर्स इधर, इससे इधर फोर्स लगेगा, तो ओवरऑल फोर्स किधर की तरफ आएगा, कौन बड़ा है ये बताओ। तो ये बड़ा है या वो बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू देखो बड़ी, ये वाली वैल्यू छोटी है। इसका मतलब है इस पर जो फोर्स लगेगा इसका इफेक्ट उसमें ज्यादा रहेगा, दूर की तरफ रहेगा, ये रिपेल करेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। ये जो वैल्यू लिखी गई है यहां पर, ये आधा लिखा गया है, उस केस में वैल्यू निकालोगे, यहां से वैल्यू मिल जाएगी। लिखना चाहो तो लिख लो एफ नेट इज इक्वल टू बड़ी वाली वैल्यू, तो इसमें लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 और ए से कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर म्यू नॉट ए से कैंसिल हो गया, यहां पर 2 पाई लिख देते हैं। ये 1 माइनस यहां पर क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 ए से कैंसिल हो गया, 2 पाई भी कैंसिल हो गया, यहां पर 1/2 बन गया। तो ये बन जाएगा 1/2, 2 2 4, 4 वाला ऑप्शन देखो चेक कर लो, ये देखो निकल आएगा। रिपल्सिव होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई लिखा जाएगा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना कैसे लगाया जाता, अप्रोच क्या होना चाहिए, ऐसा बनाने की सजाने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन दिया गया उसी में विजुअलाइज करो कैसा कैसा फोर्स लगेगा, कौन से कैंसिल हो रहे होंगे, कौन से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये फोर्स ज्यादा, ये फोर्स कम, उसका मतलब ओवरऑल जो लूप पर फोर्स लगेगा राइट साइड में होगा, रिपल्सिव होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो फिगर बना था, वही खत्म हो गया तो क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हेक्सागोनल कोई कॉइल है, ये देखो ऐसी कोई कॉइल बना देते हैं। अब हम लगा रहे हैं तो बना देते हैं, आप लोगों को बनाने की कोई नीड नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर हेक्सागोनल, साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कुछ नहीं कहा तो रेगुलर हेक्सागन मान के चलेंगे हम इसे। 50 टन्स है इसके अंदर, 50 टन्स है, तो ये n की वैल्यू है, 50 टन्स हो गए। कैरिंग करंट I करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर, किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा लो, ठीक है। इसका कितना मल्टीपल निकल के आएगा, तो मान लेते हैं सेंटर यहां कहीं पर है, याद होगा ऐसे लिखते हैं यहां पर। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है इधर की साइड में, तो हम जानते हैं ये हम फाइनाइट लेंथ जैसा बिहेव करेगा, तो ये 30 इधर आएगा, 30 इधर आएगा,
होगा ना, तो 30 हो गए। तो अब यहां से देखो म्यू नॉट क्या लिखते थे, 4 पाई आई डिवाइडेड बाई में आर, डिस्टेंस यहां से यहां की कितनी लिखी जाएगी, नहीं याद आ रहा हो तो यहां से देखो ये वाला ए लिखा जाता था, मतलब ये वाला भी 10 सेंटीमीटर बनेगा, तो ये 10 बनेगा, यहां पर 90 बनेगा, उस केस में ये क्या बनेगा, ये बाई 2 बनेगा, तो 10/2 ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर बनेगा। तो सामने कितना बनेगा, तो 10 और 5 तो उधर कितना बन जाएगा, इसे लिख देते हैं 100 माइनस 25, ये बन जाएगा 75, 5√3 इतनी बन जाएगी वैल्यू सेंटीमीटर में। ठीक है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में आर, आर बन जाएगा 5√3, लिख दो 5√3 सेंटीमीटर में है, तो इसे बदल लो -2 से। यहां पर sin 30 प्लस sin 30 हाफ ऑफ 1 बन जाएगा, एक बार लिखना चाहो लिख लो, लिख देते हैं। अच्छा, sin 30 प्लस sin 30 ये तो बन जाएगा हमारे पास ओवरऑल वैल्यू 1 हो गई, और साथ में क्या लिखा जाएगा, कितनी है ऐसी 6 है, मल्टीप्लाई करा दो, हो गया। अगर ये मल्टीप्लाई करा देंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी मिलेगी, एक साइड, दो साइड, 3 4 5 6 बनेंगी, सबकी फील्ड एक डायरेक्शन में आएगी, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में पाई को अलग कर दो, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में पाई को अलग कर दिया, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई में 20√3 इंटू में बन जाएगा 2, यहां पर लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, इस √3 से इस √3 को कैंसिल करवा दो, ये बन जाएगा इसका 10 और ये 0 से इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बनेगी कितनी, ये यहां से कितना निकल के आ जाएगा, ये 205, यहां 0 बन गया, अब कुछ बाकी तो रह नहीं गया, नहीं बाकी नहीं रह गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में, यहां पर हो गया पाई, और इसको सॉल्व कर दिया तो ये बन गया है 10, ये 10 बन गया है और √3 बन गया है। सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर एक टर्न होगा, केवल एक फेरा होगा, तो उसके लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे कितने 50, तो टोटल कितना बनेगा बी नेट, बी नेट की वैल्यू क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करा दो तो वो बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में पाई, और यहां पर 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 500√3। कह रहे हैं इसका कितने टाइम से, तो इसका इतने टाइम से, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, कैसे लगेगा वो समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन यहां से दिया गया है, कह रहे हैं हेयर पिन जो बालों में लगाई जाती है उसकी बात कर रहे हैं, लाइक शेप एज शोन इन फिगर में दिखाया गया है, इज मेड बाय बेंडिंग अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इस पी पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो अगर पी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू हमें चाहिए होगी, यहां पर पॉइंट पी है, इसे कैपिटल लगा के लिखो, ये ऐसा पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर हमें फील्ड की वैल्यू चाहिए, कितना बनेगा, देखो इसकी वजह से फील्ड कहां, अंदर की तरफ, इसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ, और इस आधे सर्किल की वजह से जो फील्ड बनेगा वो भी अंदर की तरफ बनेगा। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं 4 पाई आर। कुछ याद आया हो तो, ये सेमी इनफाइनाइट वायर जैसा बिहेव करेगा, ये सेमी इनफाइनाइट वायर जैसा बिहेव करेगा, कुछ याद हो तो यहां पर म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर लिखते थे, और यहां पर बन जाएगा, ये है कितने, 2 हैं, और दोनों की डायरेक्शन सेम, तो मल्टीप्लाई करा लो सीधे, और सर्किल की वजह से जो बनेगा आधे, वो क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं 4R। तो एक काम करते हैं, यहां पर पाई तो है नहीं, तो यहां पाई लगा देते हैं, यहां पर पाई लगा देते हैं, सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 4 पाई आर, यहां बनेगा 2 प्लस पाई, ये बन जाएगा बी, ये बी बन जाएगा, ये देखो बी बन जाएगा, ये सॉल्व कर देंगे। क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है और सॉल्व कर देना, इजी क्वेश्चंस है। देखो अभी भी पूछे जा रहे हैं, 2021 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन यहां से दिया गया है, कह रहे हैं 2 लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड है, ये प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पर है ये। कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द 2 कंडक्टर्स बिटवीन ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन देम इज 300 माइक्रोटेस्ला इफ इक्वल करंट फ्लोइंग इन द 2 कंडक्टर्स इज। आई करंट इसमें एज्यूम कर लो और आई करंट इसमें एज्यूम कर लेते हैं। इसकी वजह से फील्ड कहां बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा फील्ड, और इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा बाहर की तरफ बनेगा, और या फिर इसकी डायरेक्शन बदल लेते हैं आई,
तो अब इसकी वजह से भी फील्ड अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी फील्ड अंदर की तरफ बनेगा, ऐसा मान लेते हैं। तो यहां पर P पॉइंट लिख देते हैं और लिखो फील्ड। तो फील्ड क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई में 2 पाई r, दो है ना, दोनों की वजह से फील्ड अंदर ही बनेगा, ट्वाइस लगा लो, इनफाइनाइट लेंथ के हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, तो वो दे रखा है 300 माइक्रो टेस्ला। ये ऐसा है, इसी को सॉल्व कर देना है, रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहां से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो ये बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। सही है, बढ़िया। I की वैल्यू पता नहीं, R की वैल्यू तो पता है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, इंटू में क्या है 2 इज इक्वल टू में 300 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। -6 से माइनस ये कटेगा तो -1 मिलेगा। सही है, इस -1 से इसको काट देंगे, यहां पर क्या मिल जाएगा -1, और -1 जाएगा तो ऊपर बना लेगा जाकर के 0, तो ये बनेगा 2 2 4, ये कैंसिल, यहां पर 10i आ जाएगा इज इक्वल टू में 300 बन जाएगा। तो I की बेसिकली वैल्यू कितनी आएगी, 30 एम्पियर आएगी। देखो है कोई ऑप्शन है, 30 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन नहीं, 30 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 2 एम्पियर। ठीक है, एक वायर बना लू, इसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, और इसमें करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर करंट है। इस प्लेस्ड पैरेलल टू द लॉन्ग वायर y ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर y। ठीक है, ये x था और ये हमारे पास y दे रखा है, और y है 5 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस नहीं, y लेंथ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लिखो 5 सेंटीमीटर ऐसा दिया गया है। द वायर y इज कैरीड अ करंट 3 एम्पियर, 3 एम्पियर इधर करंट फ्लो कर रही है, इसके अंदर 3 एम्पियर करंट है। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, द वायर, हाँ, करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही, 3 एम्पियर इधर है और 5 सेंटीमीटर इनके बीच का सेपरेशन दिया गया है। पूछा क्या है, देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, फोर्स जो लगेगा वायर के ऊपर बताओ, एक्स की बेसिकली बात कर रहे हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, फोर्स ऑन एक्टिंग ऑफ वायर इज, वायर के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, जब सेम डायरेक्शन में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ऑब्वियस है। तो अगर वाई पर फोर्स देखें तो एक्स की तरफ लगेगा, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड्स वायर एक्स, डायरेक्टेड टूवर्ड्स वायर एक्स, डायरेक्टेड टूवर्ड्स वायर एक्स, इसमें 3 ऑप्शन है, ये दूसरा ये तीसरा ये ऑप्शन दिया गया, एक तो हटा दो, ये कोई मतलब का नहीं है, लेकिन कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है तो निकाल लो। क्या लिखेंगे, इसकी वजह से उस पर फोर्स निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई कितना है 2 एम्पियर, डिवाइडेड बाई में कितना लिखा जाएगा आर कितना बनेगा, तो आर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। देखो सही है ये, ऐसा ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर बन गया मैग्नेटिक फील्ड, तो आई लिखा जाएगा, तो 3 लगा दो यहां पर, आई बी एल कितना लिखा जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के आएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, ये बात हम लोगों ने देखा था। कितना बन जाएगा, ये देखो इससे सीधे कैंसिल हो गया, 3 2 6 बनेगा, ये 12 बनेगा, इनटू में 10 टू द पावर ऑफ -5 बन जाएगा, इसको 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, यही आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन टूवर्ड्स एक्स की तरफ निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, ए कंडक्टर कैरिंग ए कांस्टेंट करंट आई, एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है क्या होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इफ एफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, देन द करंट, करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, चेक करो एक एक करके। पहले अगर बात करते हैं, यहां पर ये P दिया गया था, यहां क्यों दिया गया था, यहां मेंशन करना भूल गए हैं, P और Q दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट देखा था हम लोगों ने, तो P और Q की लेंथ क्या लिखी जाएगी, PQ इज इक्वल टू लिखा जाएगा, या PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो,
PQ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, LL2L R2R बन जाएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2L + R। बिल्कुल सही है, होगा। फोर्स क्या लिखा जाता था, F = में I कह रहे हैं, हाँ I ठीक है। करंट कितनी फ्लो कर रही बताया, हाँ I करंट है। I यहां पर लिखते हैं DL, तो DL लिखा जाएगा 2, या ऐसे लिख दो 2 × में L + R लिखा जाएगा। ये किस डायरेक्शन में है, तो ये x डायरेक्शन में है, तो I कैप होगा और क्रॉस करवाया जाता है B के साथ। अब B कहां कहां होगा वो देखना है हमें। अब यहां पर एक पहला ऑप्शन रखकर चेक करो कि B इज अलोंग Z कैप, तो ये लिख देते हैं B Z कैप, B Z कैप आएगा। तो अगर ये B Z कैप मिलेगा तो यहां से देखो I क्रॉस Z मिलता है -J, ये तो होता है। तो अगर ये -J मिलेगा तो इस केस में यहां से F = क्या लिख सकते हैं, F = में I या 2I लिख दो इसे, और यहां पर मिल जाएगा L + R, × में लिख देंगे B, यहां पर J कैप लिखा जाएगा विद नेगेटिव साइन। सही है, तो वही कह रहे हैं कि B इज अलोंग Z कैप, तो जो F होगा वो L + R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यहां पर देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L + R के। आई थिंक ये चीज समझ आई होगी। दूसरा कह रहे हैं कि अगर x डायरेक्शन में B आ जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा। ये देखो x डायरेक्शन में है, अगर यहां पर I कैप के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो फोर्स 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं B इज अलोंग Y। B अगर Y के अलोंग हो जाए तो देखो क्या होगा, B अगर Y के अलोंग हो जाएगा तो B J कैप लिखा जाएगा, यहां पर I क्रॉस J क्या बनेगा, K कैप बन जाएगा। फिर से ये जो रिलेशन है वो वैलिड रहेगा, तो फिर से ये रिलेशन वैलिड रहेगा। फिर कह रहे हैं Z में रखो 0 बनेगा, ये तो गलत हो जाएगा, जब ये वाला सही हो गया तो ऑब्वियस है गलत हो जाएगा। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर सोलेनॉइड होती है, फाइनाइट लेंथ की हो या इनफाइनाइट लेंथ की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर एक केस में फार्मूला डिराइव कर सकते हैं बायो-सैवर्ट लॉ लगा करके। यहां पर हम लोगों ने डेरिवेशन स्टार्ट किया था कि जब इनफाइनाइट होती है, यहां से फार्मूला निकाला था, μ0 n I निकल के आया था। उसके बाद यहां से दूसरा डेरिवेशन किया जो फाइनाइट लेंथ के लिए होता है, और दूसरा एक यहां पर फार्मूला निकाला कि एंड पॉइंट पर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखी जाती, तो μ0 n I/2 लिखी जाती है, आधी लिखी जाती है। तो अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा। इस क्लास के बाद यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी प्रैक्टिस करेंगे हम लास्ट में। साथ में हमारा जो डिस्कशन आगे स्टार्ट होने वाला है उसमें हम बात करेंगे एम्पियर्स लॉ के बारे में, कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है, उसे लगाया कैसे जाता है सर्किट में, और उसका यूज करके इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इन सबका डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश